बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम नाइट एडिशन देख रहे हैं। मैं सरवत फलीम हूँ। शाजिया ज़ीशान कुछ निजी मसरूफियात की वजह से अपना शो कंडक्ट नहीं कर पाएंगी। नाज़रीन, पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होंगे या फिर नहीं, ये सवाल अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी के बादल गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है या इत्तेहादी जमातें हैं वो किसी तौर भी इलेक्शन के अंदर जाकर, इंतखाब के अंदर जाकर ये रिस्क वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तामील की और शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल आ गया, मगर उसके बावजूद ये बहाम क्यों है, ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि क्या पंजाब के अंदर 14 मई का इंतखाब होगा या नहीं होगा, उसके नताइज क्या होंगे। पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और एक करारदाद जो मंजूर की, उसमें यह वाज़ेह कहा गया कि ये एक अक़लियती फैसला है जिससे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और ऐवान पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन की डिमांड भी करता है। बेजा अदालती मुदाखलत के ऊपर जो सियासी मामलात पे हो रही है, इसके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया गया। इन सारे मामलात से हटके आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, सबकी नज़रें इस इजलास पर मरकूज थी। उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें सबसे अहम वजह यह थी कि इमरान खान साहब पहले ही इस इजलास को इंतखाबात से फरार के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की साजिश से जोड़ चुके हैं। ऐसे में जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट आता है तो सूरत हाल कहीं ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। चंद अहम सवालात हैं जो मैं सामने रखूंगी और कोशिश करूंगी कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इनके जवाबात मैं ले सकूं। सबसे पहले तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए एक्शन में आती है तो फिर मौजूदा हुकूमत का अपना मुस्तकबिल क्या होगा। फिर सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट से जो करारदाद मंजूर की गई वो 342 का ऐवान है, मगर 42 अरकान के दस्तखत हैं। ऐसी करारदाद की कानूनी हैसियत क्या है, जबकि फवाद चौधरी साहब ये दावा कर चुके हैं कि जिन अरकान के दस्तखत उस पे ऊपर मौजूद हैं वो उसको मानने से सरासर इनकारी हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान वर्सेस अदलिया हमें नजर आ रही है। क्या हुकूमत पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर अमल दरामद से बच सकती है? ये सवाल भी अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। ऐसे में क्या सियासी तौर पे माजी दोहराया जाएगा जब गिलानी साहब को नाअहल कर दिया गया था? ऐसा लगता है कि अदालत के हुक्म को अगर जिस तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़ सकता है, जबकि मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि हक पर हम डट जाएंगे चाहे इसका नतीजा डिसक्वालिफिकेशन की सूरत में भी आता है। डिसक्वालिफिकेशन तो सिर्फ चचा जान की होगी, इसमें मरियम साहबा का कितना अपना रोल होगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त राना एहसान अफजल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन और मेंबर ECC हमारे साथ मौजूद है। बेहद शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब हमें नाइट एडिशन में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इलेक्शन तो जब होंगे तब होंगे, उससे मुतालिक भी कुछ अहम मामलात हैं जिनके ऊपर मैं चाहूंगी आपसे बात हो। मगर सलामती का आज इजलास हुआ, एक बड़ा इजलास है, यकीनी तौर पे बड़े फैसले भी हुए होंगे। इन बड़े फैसलों का एक तो एलामिया जारी हुआ, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इजलास में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सारे मामले डिस्कस हुए, लेकिन उसके अंदर मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और जिस तरह गवर्नमेंट उसके ऊपर जो हमने इन इश्यूज को रेज किया वही डिस्कस हुए। और हमें इस वक्त मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर काबू पाने की बेहद ज़रूरत है। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि 2-2, 3-3 इलेक्शन हो, इस मुख्तलिफ वक्तों पे हो, पहले पंजाब का हो, पहले KPK का हो और फिर वफाक में हो। तो यही चीज़ें जो हैं दोबारा रीअश्योर हुई और रीअसर्टन हुई कि मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर शदीद कंसर्न है और जो मुल्क के दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि इन मामलात से डील किया जाए बेहतरीन तरीके से।
ठीक है, मामला तो ये भी है ना कि आप लोगों की गवर्नमेंट ही तो ये कह रही थी बार बार इमरान खान साहब से कि जहां पर आपकी अपनी गवर्नमेंट है जिन सूबों के अंदर, उनको आप तहलील कर दें असेंबलियों को, हम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। अब ऐसा क्या है और किस बात को आप लोग किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि जी 8 अक्टूबर के हवाले से जो आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी या इलेक्शन कमीशन ने बात की थी, तब तमाम मामला बेहतर होने थे, तब दूध और शहद की नहरें बनी थी, इसको आप लोग किस तरह से यकीनी बनाते हैं? देखिए, सबसे पहला मामला तो ये है कि इस मुल्क के अंदर केयर टेकर का निज़ाम का है कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर का निज़ाम के अंदर होती है, और उसकी वजह है कि इस मुल्क का के अंदर जो इलेक्शन है उसके ऊपर जब रिजल्ट नॉर्मल इलेक्शन हो भी तो वो भी उस पर भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो केयर टेकर का निज़ाम खसूसी तौर पर बड़ी डिबेट के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया कि सबको इलेक्शन के नतायज जो हैं वो काबिल कबूल हों। तो अगर हम यहाँ पंजाब में इलेक्शन आज कराएंगे, केपीके में महीने बाद कराएंगे, और फिर वफाक में कराएंगे, और वफाक में हुकूमत किसी और की होगी, बाद में सूबों में हुकूमत किसी और की होगी, तो ये तो एक पॉलिटिकल डिलेमा या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की आप बुनियाद रख देंगे, जहां कभी भी कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट ना तस्लीम करेगा और ये खींचा तानी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। देखें, तो इसलिए बेहतर है कि मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस हों। दूसरा, आपने पूछा कि अक्टूबर में कैसे होगा। अक्टूबर में हमारी हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाएगा। हम अगस्त के अंदर इस हुकूमत से हमारा टेन्योर असेंबलियों का जब खत्म हो जाएगा तो केयर टेकर का निज़ाम आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर का निज़ाम होगा जिसकी एक ही मकसद होता है और वो होता है इलेक्शन कराना। तो तब ये जो खदशात हैं कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि केयर टेकर का सेटअप होगा मुतनाज़ा, वो एक दूसरे पे कोई उंगलियां नहीं उठा सकेगा, और एक न्यूट्रल निज़ाम जो है वो इलेक्शन जो है ओवरऑल करा देगा। अभी जो ये इसके अंदर जो मामला आज जो लेकिन राना साहब, ये जो मौजूदा इंतखाब है पंजाब का, राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि जी ये खुदा न ख्वास्ता एक खूनी इलेक्शन हो सकता है। उन्होंने 71 की मिसालें दी, उन्होंने 77 की मिसालें दी कि देखिए जी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो तब सिक्योरिटी के मामला को तब आप लोग किस तरह से बेहतर करते? हो सकता है खुदा न ख्वास्ता सूरत हाल ज्यादा वर्स्ट होती, ज्यादा बदतरीन होती, तो इसको तो यकीनी नहीं बनाया जा सकता किसी तौर भी। देखें, मैंने आपको जो बेसिक मुद्दा है वो यही है कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए है इलेक्शंस के लिए। सबसे बड़ा तो ये इशू हो गया। दूसरा, हमारी हुकूमत है इस वक्त वफाक में, हमने प्रायोरिटी सेट करनी है हुकूमत के लिए और उनके अदारों के लिए। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने ये जो दहशतगर्दी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और वहाँ फोकस होना चाहिए। ये आज हमारी हुकूमत वक्त हमारी है तो हमारा ये फोकस है। इसी तरह हमारा फोकस मईशत के ऊपर है, IMF के मुआहदे को बहाल करने के ऊपर है। जब केयर टेकर निज़ाम होगा उसका फोकस इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन की तरफ कर देगा। आज हमारी ये तरजीहात हैं, हमने इन तरजीहात को बयान भी कर दिया है, अपने फोकस को भी बता दिया है कि हमारा किस तरफ रहेगा, और ये बेहतर है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, कि ये इलेक्शंस इकट्ठे हों। और देखें, फिर ये जो अभी आज जो फैसला आया है जस्टिस अतर मिल्ला साहब का, वो हमारे मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करता है। बहुत सिंपल सी बात है, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हर फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है, और हमने हमेशा इम्प्लीमेंट किया है, हमेशा इज्जत दी है, आइन को इज्जत दी है। लेकिन यहाँ मामला एक सिंपल कैलकुलेशन का है। यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बना उसके जजेस के ऑर्डर्स की कैलकुलेशन का मसला है, और वो 4-3 है। अगर 4-3 का फैसला है तो ना 14 मई को इलेक्शन होंगे, ना ये सारा जो मामला जो स्केड्यूल दिया गया ये एग्जिस्ट करेगा, और वो सुओ मोटो जो लिया गया वो रद्द हो जाएगा। तो यही हमारा मौक़िफ़ है। ये हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की तायीद करते हैं, लेकिन यहाँ मामला ये है कि ये कैलकुलेशन गलत की गई है। जो 3-2 का जो ऑर्डर दिया गया है वो माइनॉरिटी है, और हम जो है वो मेजॉरिटी का फैसला होता है हमेशा, और उसके साथ खड़े। ठीक है, लेकिन क्या आप ये तस्लीम करते हैं राना साहब के जो अदालती इस्लाहत का बिल आप लोग लेकर आए थे वो नजरिया जरूरत के तहत था? क्योंकि जब अपने ऊपर आप लोगों पे पड़ी है तो आप लोगों ने बिल की हिमायत कर दी। हालांकि रिफॉर्म्स के हवाले से साल साल से चीखा जाता है कि जी रिफॉर्म्स कर लीजिए, सिस्टम करप्ट हो रहा है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, मगर जैसे खिलाफ आया फैसला आप लोगों की गवर्नमेंट के तो आप लोगों ने रातों रात, पीर वाले दिन 2 इख्तलाफी नोट आते हैं, मंगल वाले दिन बैठ के एक करारदाद मंजूर कर ली जाती है, अदालती इस्लाहत का बिल मंजूर कर लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये नजरिया जरूरत के तहत हुआ? इसकी जरूरत कहीं पहले थी, बजाय अब आप लोग लेकर आए हैं। ये आज खुद नोटिस कभी होता ही ना अगर आप लोगों ने अदालती इस्लाहात के हवाले से बिल पहले से करवाए होते। मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये हमें आज से अगर ये 10-15 साल पहले हो जाता तो शायद मुल्क इस हालत में ही ना होता जिस हालत में आज हम यहाँ खड़े हैं।
शायद मुल्क किसी और जगह पहुंचा होता, शायद ये दुनिया की 19वीं बड़ी मीशत होती या 18वीं बड़ी मीशत होती और आज ये 44 नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ना पहुंची होती। ये इससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन आज ये जो बिल लाया गया है या जो लॉ इनैक्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये तो कल के लिए है। ये तो हमेशा मैं समझता हूं कि कभी भी अच्छी चीज की जाए तो उसको वेलकम करना चाहिए। ये आज जरूरत थी, इसको हर जो लीगल फर्टर्निटी का जो लॉयर कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसने अप्रिशिएट किया इस चीज को, और इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। देखें, जहां फर्द वाहिद के पास कंट्रोल था, आज कलेक्टिव विजडम जो है वहां होगी, और वहां 3 जहन होंगे एक जहन की जगह। तो मैं तो समझता हूं इससे, और फिर देखें, जब आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना देते हैं और फिर उसके पास कोई राइट ऑफ अपील ही ना हो, तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो राइट ऑफ अपील भी दिया जाएगा, तो इससे जो साख है सुप्रीम कोर्ट की, या जो आपकी क्या कह ले रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर, वो इंप्रूव होगा। आज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दुनिया के अंदर 132 है आउट ऑफ 140। पाकिस्तान की जो जुडिशरी की परफॉर्मेंस है वो बॉटम में है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए ये इसी तरह की लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए और आपके जुडिशल सिस्टम जो है वो इंप्रूव करें। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई वक्त नहीं था या इससे हमें फायदा होगा। इससे फायदा कल की हुकूमत को होगा। हमारी हुकूमत तो खत्म हो रही है, असल फायदा तो इससे आने वाली हुकूमतों को होगा। ठीक है, लेकिन अनस साहब, अभी तो आप लोग की गवर्नमेंट है ना, अभी तो शिकंजा जो आसपास हमें नजर आता है वो तो नून लीग के गिर्द नजर आता है। एनी हाउ, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3 रुकनी जज जो है वो अपना फैसला जारी करते हैं। वो एक बेंच का फैसला है, मगर आप लोग उसकी एक अकलियती फैसला किस हैसियत में करार दे रहे हैं, किस वजूहात की बिना पर दे रहे हैं? देखें, आज जस्टिस अतर मिलिना ने बड़ी डिटेल से बात की कि जो 9 मेंबर बेंच था उसके अंदर से 2 जजेस ने अपने आप को खुद ही रिक्यूज किया, वो पीछे हट गए। लेकिन बाकी जो 7 मेंबर के बेंच, जो 7 जजेस रह गए उस बेंच के अंदर, वो उसको कोई किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने एक 5 मेंबर का बेंच तश्कील दे दिया जिसने आगे उसी मामले को वो आगे सुना, लेकिन जो 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया वो माइनस नहीं हो सकता, वो हट ही नहीं सकता। ये कोई ना जो चीफ जस्टिस है उनके पास अथॉरिटी है, ना कोई ऐसा कानून है विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो अलाउ करे कि आप एक जजेस को रिमूव कर दें उनकी इजाजत पूछे सीख किए बगैर। तो वो उनकी जजमेंट्स इंक्लूड होनी है, और जब वो इंक्लूड होती हैं तो ये 4-3 का फैसला बन जाता है। ये 4-3 का फैसला मेजॉरिटी का फैसला है, और उसके अंदर सुओ मोटो जिस चीज पे लिया गया था वो रद्द हो गई है, वो पिटीशन खारिज हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं 4-3 का फैसला था जो आज खुद नोटिस का फैसला आया था, लेकिन अनस साहब, अमूमी तौर पे मैं कोई बहुत ज़्यादा कानून को नहीं जानती, मैं आइन को उतना नहीं समझती जितना आप समझते हैं, लेकिन मेरी नाकिस राय के अंदर जो आइनी माहिरीन भी बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि आज खुद नोटिस जब हुआ तो बेंच में कितने जजेस शामिल थे, वो बेंच बना फिर टूट गया, इख्तलाफी नोट आए, जजेस ने खुद को अलग कर लिया, वापस जब आए तो सिर्फ 3 जज बाकी बचे जो इस साथ खुद नोटिस को सुन रहे थे। तो वो अक़लियती फैसला तो किसी तौर हो ही नहीं सकता। 3 जजेस का एक बेंच बना, उसमें उन्होंने अपना फैसला सादिर कर दिया, तो इसमें 4-3 वाली तो गुंजाइश ही नहीं है कहीं भी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। जब एक बेंच तश्कील दे दिया जाए तो जब तक वो उन जो जजेस उस बेंच के अंदर मौजूद हैं वो खुद वहां से जो है उनको उनकी इजाजत से उनको निकाला जाए तो वो निकलते हैं, वरना जब तक फैसला उस चीज पे नहीं होता, बाद में अगर वो अपना फैसला पहले सुना दें तो उनका फैसला बाद में वो बेंच जितना मर्जी छोटा हो जाए, लेकिन उनका वो फैसला जो वो जब लार्जर बेंच होता है वो कंटिन्यू होता है, वो छोटे बेंच के अंदर भी जाके कंटिन्यू होता है। और जो 2 जजेस जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया वो उन्होंने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, उनको निकाला नहीं गया उस बेंच से। तो वो 7 जजेस रह गए और उन्होंने कोई फैसला नहीं ऑन रिकॉर्ड दिया। अगर वो फैसला देते तो उनका फैसला भी ऑन रिकॉर्ड आता, वो भी काउंटिंग में आता, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं सुनाया और अपने आप को खुद रिक्यूज कर दिया। पीछे बचे 7 में से 2 ने फैसला दे दिया, पीछे बचे 5 में से 3 का फैसला आ गया, 2 ने फिर इसको पिटीशन को सुओ मोटो की पिटीशन को रद्द कर दिया, तो फिर 4-3 का फैसला आया। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसका प्रेसिडेंट है। और जो 2 जजेस का फैसला निकलता ही नहीं है, किसी सूरत नहीं निकलता।
तो यहाँ तो जो है ये मामला, इसको पुश करना ये मुतनाज़ बनाता है। इसका सोल्यूशन हमने दिया है, सोल्यूशन हुकूमत की तरफ से ये है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, 4-3 ही कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन ये है कि आप फुल कोर्ट बिठा लें और फिर जो फैसला होगा वो सबको तस्लीम होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अदालत के खिलाफ हमें बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है अभी कि नून लीग मुकम्मल तौर पे महाजराई कर रही है, हुक्मदुली कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अगर माजी दोहराया जाता है, अगर हुकूमत को घर भेज दिया जाता है, तो क्या आप लोगों की गवर्नमेंट तैयार है इसके लिए? देखें, ये तारीख गवाह है कि फैसला 4 जज हमारे सुओ मोटो को रद्द कर दें और 3 जो है वो कंटिन्यू करें, और आप गिनती को पूरा ना करें, आप वो 3 की गिनती को इंक्लूड कर दें, 4 को रद्द कर दें, तो ये पाकिस्तान की तारीख में नई रकम दर्ज की जाएगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया और उसके मुताबिक चले। तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मेजॉरिटी का फैसला 4-3 का है, और ये एक काला कह लें कि एक ब्लैक डे होगा अगर इसी चीज को कंटिन्यू किया गया। ये ब्लैक दौर गिना जाएगा अदालती हिस्ट्री के अंदर अगर ये मामला चलते हैं। आज पार्लियामेंट बेहद शुक्रिया राना एहसान अब हमारे साथ मौजूद है। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदेद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो आज बड़ा एक इजलास हुआ वो कौमी सलामती कमेटी का था। अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इजलास पहले भी हुआ करते हैं, ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ इसे इंतखाबात में इल्तवा के तौर पर देख रही है? जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि बड़े अफसोस की बात है कि पीडीएम जो है वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिससे उसको लगता है कि जी ये इंतखाबात ना हो। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अगले 10 साल भी इस तरह चलते रहे तो ये इंतखाबात नहीं जीत सकते। और जो ये कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में होंगे, तो ये तो फिर कोई भी जमात आके कहेगी कि जी ये हालात है, पैसे नहीं है, बारिश आ गई, ज़लज़ला आ गया, तो अगले 3-4 साल में इंतखाबात नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कहें कि जी दहशतगर्दी है और हालात ख़राब हैं, तो आपके पास सारी दुनिया के एग्जाम्पल्स हैं। पाकिस्तान के 4 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ इससे ज़्यादा दहशतगर्दी थी और इंतखाबात हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई और उनके 40वें के बाद फ़ौरन इंतखाबात हो गए। तो ये इसलिए ये किसी तरीके से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सिर्फ ये मसला है, ये चाहते हैं कि इंतखाबात तब हों जब ये जीत सकें। पहले ये करते थे कि धांधली करते थे और मिल मिला के जीत जाते थे। अब चूंकि ये 3 दफ़ा इनको फेंटी पड़ी है, 17 जुलाई को 20 में से 15 सीटें हार गए, उसके बाद अक्टूबर में 16 अक्टूबर को 8 में से 7 सीटें हार गए, अभी राजनपुर में हारे हैं बहुत बुरी तरह। तो इनको पता लग गया कि सारा पैसा, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारा जोर, सारी धांधली, उसके बावजूद ही हार जाएंगे। इस खौफ से ये कोई चीज नहीं छोड़ रहे। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो या रेजोल्यूशन, आप ये तो तस्वुर करें, ये तो आप मानती है ना, आप और आपके जमात के फाइनेंस के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, ये तो जमीनी हकायक है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। देखिए, फाइनेंस के इश्यूज जो हैं वो आप सबसे पहली बात तो बताएं कि ये तो सिर्फ 20 अरब है। इन्होंने अपनी जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है उसने कहा है जी बड़े आराम से आप पैसे से सेव कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि जी 85 की आपकी कैबिनेट है, उसमें से 30 तो बेचारे फारुकुल बाल बैठे हुए हैं, उनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, आप उनको हटाएं, 200 बिलियन रिलीज हो जाएगा। हम तो सिर्फ 30 बिलियन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी MNAs को जो फंड्स मिले हैं, 70 बिलियन के फंड्स मिले हैं। उसके बाद आपको याद है ये जो लाहौर का हेलीपैड जो है इसको ठीक करा रहे हैं, क्योंकि खादमे आला ने यहाँ लैंड करना है, उसकी ठीक कराने के ऊपर ही इन्होंने 80 मिलियन रुपया एलोकेट किया है। तो फंड्स की तो कोई कमी नहीं, जहां तक अपनी अयाशियों का और अपनी क्या कहते हैं पाकिस्तान के गरीबों का पेट काट के और अपनी क्या बगैर काम किए वजीफे लेने का, वो तो मौजूद है। उसमें तो कोई आपके चैनलों ने ये रिपोर्ट की है
तो इसमें ये बहाना बनाना तो बिल्कुल ही बेकार है। और दूसरी बात यह है कि अक्टूबर में तो इससे भी हालात ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त तो रिजर्व्स आपके, एक्सपोर्ट्स आपकी, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से छोड़ के गए 0.06% हो गया। तो इन हालात में जहां इनके पास ना कोई प्लान है ना कुछ है, सिर्फ असेंबली में आके रेजोल्यूशन पास करते हैं और इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, इन हालात में मुझे बताएं क्या बेहतरी नजर आएगी आपको? ठीक है, अंदलीब साहिबा आपने प्लान की बात की। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया कि जी 14 मई के तारीख को पंजाब के अंदर इंतखाब हर सूरत होना है, शेड्यूल भी जारी हो चुका है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत, इत्तेहादी जमातें हमें रिलक्टेंट नजर आती हैं कि वो इंतखाब की तरफ नहीं जाना चाहती। अगर वो हुक्मदुली करते हैं तो फिर आपकी जमात का प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोगों की? देखिए वो तो फिर देखें, एक तो हुक्मदुली करेंगे तो हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे कि वो तौहीन अदालत है, और ये इस पे इनको ना सिर्फ तौहीन अदालत होगी, इनको इस पे सख्त सजाएं होगी। और कौम जो है ना इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती, सारी कौम बाहर आएगी। आपको तो पता है हमारी सियासत बड़ी, हम तो अवाम के पास चले जाते हैं। जब हमें मुश्किल पेश आता है, यही बेंच था ना, यही बेंच था लास्ट ईयर हमारी हुकूमत खत्म की गई, यही बेंच था, यही सूमोटो था, हमारी तो हुकूमत खत्म की गई। हमने अफसोस किया और उसके बाद हम अपने सियासी अमल में आ गए, लोगों में आ गए। ये अब सिर्फ इंतखाबात रुकवाने के लिए इसी बेंच को, जिसको ये आसमान पे कलाबे मनलाते थे, अब कह रहे हैं कि नहीं, ये रिजाइन करें चीफ जस्टिस, और कभी 4-3 और कभी 7-9 और पता नहीं किस किस्म के इनके हिसाबो किताब है। ये तो ये खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त तुली हुई है, इस वक्त तुली हुई है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये तो चीफ जस्टिस अंदलीब साहिबा, आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ज्यादा हीटअप हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा अंधेरा कहां पर है, उजाला कहां पर है। अभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भी इजलास हुआ है, वो भी समझते हैं कि जी मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर रखना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए मुल्क की मुफाद की खातिर। खान साहब पहले ये बात कर चुके हैं, क्या तहरीक इंसाफ के बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं किसी जमात के साथ? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चल रहे। और हमने तो शुरू दिन से कहा है कि जी मुज़ाकरात हमने करने हैं, लेकिन इंतखाबात के ऊपर। आप चाहते हैं कि सारे इंतखाबात इकट्ठे हो तो 14 मई को नेशनल असेंबली के भी करवा लें। ठीक है, एक आखिरी सवाल फिर ब्रेक की तरफ जाना है। अंदलीब साहिबा मुझे ये बताइए कि मरियम साहबा ने अभी अपनी एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो फ्रूट चाट बना रही थी। सवाल ये है कि आप या फिर तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ को, क्यों समझते हैं कि हमेशा वो खान साहब की ही कॉपी करती हैं? आप लोग इस वीडियो को इस तरह से क्यों नहीं देखती कि सियासत का भी उनको फन आता है और खानादारी में भी वो हुनर रखती हैं? आप लोग इस तरह से क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को? नहीं जी, वो बड़ी इनोवेटिव हैं। उन्होंने सिखाया कि फ्राइंग पैन से आप इस्त्री भी कर सकते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि वो उनको कोशिश करनी चाहिए। उनका एक्चुअली सियासत में तो फारिग हो गई हुई हैं, उन्होंने अपनी पार्टी डुबो दी, पीडीएम डुबो दी, तो उनको चाहिए कि फ्रूट चाट का, दही भल्लों का और ये गोलगप्पों का बिजनेस करें, शायद उसमें ज्यादा कामयाब हो। लेकिन अंदलीब साहबा आपसे बड़ी माजरत, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन वो इस वक्त नून लीग के जो उनके अपने कायद हैं, उसके वालिद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्राउड पुलर के तौर पर वो देखी जा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा टफ टाइम दे रही हैं इस वक्त वो तहरीक इंसाफ को। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, आपके कीमती वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से की सूरत हाल के ऊपर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। दीगर मामलात की तरफ तो मैं आऊंगी, ये क्या यहाँ तो बहुत ही बड़ा उन्होंने मुतालबा कर दिया मौजूदा गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इख्तलाफी नोट को सामने आने के बाद। देखिए, इख्तलाफी नोट की बुनियाद पर भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा का मुतालबा हो सकता है। ये बेसिकली इत्तेहादी जमातें, पीडीएम की जमातें अब इलेक्शन से भाग रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम 90 दिन में इलेक्शन, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन हम इलेक्शन कराएंगे भी नहीं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे और इलेक्शन से भागेंगे भी नहीं, और 90 दिन में इलेक्शन भी होने चाहिए। इनका कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जजेस को सिक्योरिटी होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
और वो आइन के ताबे आइन की तशरीह करते हैं। क्या इस बुनियाद पर कि एक जज ने दूसरे जज से इख्तलाफी नोट लिख दिया तो एक जज को रिजाइन कर देना चाहिए? ये कहाँ बैठे हुए हैं? और अगर ऐसा हो तो फिर सारे जज रोज इस्तीफा दे के बाहर आ जाएं जिसने जिस जज के साथ इख्तलाफ किया। ये माफिया की तरह रोल अदा कर रहे हैं। पहले इन्होंने जजेस को ब्लैकमेल और मिलाइन करने की कोशिश की, और जब वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आए तो उन्होंने फैसला पहला भी दिया 1 मार्च वाला, और दूसरा फैसला दिया बड़ा वाजे और कहा इनको इलेक्शन कराएं, तो अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखें, 3 बातें की हैं कोर्ट ने अब इस नए वाले जजमेंट की रोशनी में भी। सिंपल 3 बातें उनको क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जो इनके अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा। क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि ये प्रेसिडेंट की दी हुई जो डेट है उसको चेंज कर दे आज खुद, जो कि आज से 2.5 महीने पहले तक तो वो कहते रहे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है, इलेक्शन की डेट दें या उसको चेंज करें। आइन की कोई एक शिक या इलेक्शन एक्ट 2017 में से कोई एक बता दें जो इलेक्शन डेट ये दे सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने एडमिट किया कि उसके पास कोई अख्तियार नहीं है। दूसरा सवाल किया क्या इनके मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने, उन्होंने कहा जी हर हाल में होने, उसके अलावा तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। और नियरेस्ट टू 90 डेज भी कोर्ट इसलिए मजबूरी में गई है बिकॉज ऑफ द रीजंस कि ये इलेक्शन कमीशन ने और पीटीएम की जमातों ने वक्त ज़ाया किया। तीसरी बात सवाल किया है कि क्या जो रीजंस दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने कि जी वजारत खजाना ने पैसे से इनकार कर दिया और दिफा ने नफरी देने से इनकार कर दिया, क्या ये रीजंस जस्टिफाइड हैं या इलेक्शन से भागने के बहाने हैं? तो जब 4 सवाल किए सेक्रेटरी खजाना से और सेक्रेटरी दिफा से, एक सवाल का भी वो जवाब नहीं दे सके और बिल आखिर कोर्ट ने वो फैसला दे दिया। वो मेजॉरिटी व्यू से फैसला है, मेजॉरिटी नहीं बल्कि फुल बेंच का फैसला है जिसमें 3 ऑनरेबल जजेस ने फैसला दे दिया। और उन्होंने क्या कहा, आइन के मुताबिक जो इलेक्शन बनता है। ऐसा क्यों है? आप बिल्कुल ज्यादा मेरे से बेहतर आप कानून को समझते हैं, लेकिन शोएब शाहीन साहब, एक बेंच का वो फैसला आया, हम जो देखते हैं कि जी 3 रुकनी जजेस ने फैसला दिया, वो एक बेंच का फैसला है, मगर उनके अपने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह साहब ये क्यों कह रहे हैं कि ये 4-3 की अक्सरियत का खुद नोटिस का फैसला था? हम समझते हैं ये एक बेंच का फैसला है, उनके अंदर अपने जस्टिस ये कहते हैं। अदलिया की तकसीम तो बड़ी हमें वाज़ेह नजर आ रही है, इसमें तो और इबाम पैदा हो गया, सूरत हाल और ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। देखें, पहली बात तो यह है कि विद ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनरेबल जजेस, मैं आपको 27(2) का ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं जिसके 9 के 9 जजेस के दस्तखत हैं। वो 4 लाइनें हैं, मैं पढ़ के बताता हूं। कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 एंड द एडिशनल नोट्स अटैच्ड देयरटू इन 4 ऑफ अस, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mantokhel, and Justice Sattar Minallah, as well as the discussion deliberations made by us in the ante room of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. ये 9 के 9 जज साहबान ने लिख के दिया कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच करें। और अगर अतर मिनल्लाह साहब ने ठीक किया, ये जो लिखा इस हद तक कि मैंने रिक्यूज किया, नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा मैं बेंच में ना बिठाएं, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन सारे के सारे उन्होंने कहा नया बेंच तश्कील दे दें। उन पुरानों में से कोई एक जज भी ना रखते जज साहब, चीफ साहब, उनके पास ये डिस्क्रिशन है, बेंच उन्होंने बनाना है। नया बेंच तश्कील दिया 5 ऑनरेबल जजेस का, और उन्होंने केस सुना। इस बेंच ने तो केस ही नहीं सुना। अच्छा, फिर एक और बात है, अगर हम अतर मिनल्लाह साहब की इस ओपिनियन से इत्तेफाक करें तो फिर 2 जज साहबान जस्टिस इजाजुल हसन और मुज़ाहर अकबर नकवी, उन्होंने तो कहा 184(3) की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तो फिर अगर इनके दोनों के या इन 4 का नोट इन 2 जो बेंच में नहीं थे, उन्होंने केस भी नहीं सुना, इनको मंसूर शाह साहब और मंतोखेल साहब की ओपिनियन के साथ मिलाकर पढ़ना है, तो मुझे बताएं कि फिर इजाजुल हसन मुज़ाहर अकबर नकवी की जो ओपिनियन थी जिसमें उन्होंने कहा है ये 184(3) का केस बनता है, तो फिर उसको अगर शामिल करें तो 5/4 का ये फैसला हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हमेशा जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसने केस सुना है उसका फिर मेजॉरिटी व्यू से फैसला आया है और वो दैट इज द फाइनल अथॉरिटी। अब देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो फुल कोर्ट वाली बातें इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज के पीछे। भाई फुल कोर्ट भी कल कहते हैं इलेक्शन करा दें, वो फुल कोर्ट कह सकता है कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन नहीं कराएं? क्या किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आप इलेक्शन 90 डेज में ना कराएं? बाकी तो सिर्फ उनकी रीजंस उस वक्त थी कि हाई कोर्ट पेशावर में और हाई कोर्ट लाहौर में ये केसेस पेंडिंग है। उसके बाद आज तो पेंडिंग नहीं है, आज तो किसी किस्म का कोई इबाहम ही नहीं है। आज क्या इशू है? 90 दिन आइन कहता है। मैं कहता हूं आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप साइड पे कर दो, जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह साहब ने भी ये अपने इख्तलाफी नोट में इस चीज को तस्लीम किया है कि आइन 90 रोज का कहता है, तस्लीम वो भी ये करते हैं कि 90 रोज की डेडलाइन है। तो फिर मैं वही कह रहा हूं ना कि फिर उसके बाद क्या वो ऑप्शन बाकी रहा है?
हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम जज साहिबान के लिए या हमारी पार्लिमान के लिए कि वो ये कहें कि अब हम इलेक्शन से भाग जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे जी, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन भी नहीं कराएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि आप इलेक्शन से भी नहीं भाग रहे, इस बात को भी एडमिट करते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। तो फिर किसी एक जज ने भी नहीं कहा 90 डेज में इलेक्शन ना हो, तो फिर इलेक्शन से भागने की कोई एक वन गुड रीजन बता दें कि हम इलेक्शन नहीं कराते। इसलिए कि आपको अपनी शिकस्त से फाश नजर आ रही है, इसलिए कि इमरान खान की जीत आपको नजर आ रही है, वो दीवार पे लिखी हुई है, तो आपको चूंकि सूट नहीं करता तो आप उसी आइन के तहत दी हुई पावर्स को तो एंजॉय कर सकते हैं, उस आइन के तहत दी हुई ताकत को तो आप अपने फेवर के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आइन के तहत दिए जाने वाले फर्दर जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, वो अदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आइन का तकाजा ये है कि उमूर ममलिकत देखिए, आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया। 184(3) के तहत ही रुजू था जिसमें आइन की तशरीह डिमांड की गई थी। एक तरफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ये तो मान रहे हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, आइन यही कहता है, मगर वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये जाहिर कर बताने की कोशिश की अपने इख्तलाफी नोट में कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस का झुकाव एक खास सियासी जमात की तरफ था जिसने सियासी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए सूबाई असम्बलियां तहलील की, और इस तरह से सूबाई असम्बलियों को तहलील करना खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी है। वो ये भी कह रहे हैं। देखिए, अतर मिनुल्लाह साहब के ओपिनियन से ये एक डिसेंटिंग इख्तलाफी नोट है, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ये आइन को रीराइटिंग के मुतरादिफ है। क्या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आला या प्राइम मिनिस्टर से आप ये पूछ सकते हैं कि आपने असम्बली क्यों डिसॉल्व की? नहीं पूछ सकते, क्योंकि आइन इस बात की इजाजत देता है। ये सियासी फैसला ही होता है। क्या ये खानगी और आइली फैसला होता है? क्या ये इंटरनेशनल फैसला होता है कि असम्बलियां डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी? ये सियासी फैसला होता है ना, सियासतदान है, सियासतदानों ने सियासी फैसले करने हैं ना, और इसलिए ये एक सियासी फैसले के नतीजे में ही। चलिए, सियासत का एक और फैसला मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है। शोएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइए, अदालत की हमें खुल्लम खुल्ला हुक्मदुली नजर आ रही है, अदालत की हुक्मदुली मौजूदा गवर्नमेंट को कितनी महंगी पड़ सकती है, या आपको लगता है कि पार्लियामान इस वक्त मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बचा सकती है? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। जो इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत भी होगी और तौहीन आइन भी होगा। और तौहीन आइन जो है, यानी आइन को एब्रोगेशन और सस्पेंशन के मुतरादिफ है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। और हूसोएवर इन्वॉल्व इन दिस इशू रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, सबसे पहले सेक्रेटरी खजाना को बुलाया जाएगा। हाँ भी बताएं आपने पैसे फंड रिलीज किए कि नहीं? वो कहेगा कि मुझे मिनिस्टर ने रोक दिया है, मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। वो कहेगा कि जी कैबिनेट के सरबराह जो है प्राइम मिनिस्टर ने रोक दिया है। जो जो इसमें रुकावट बनेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी, वो जेल भी जाएगा और उसके नतीजे में वो नाअहल भी होगा। मुख्तसर ये है कि अदालत की अगर हुक्मदुली की गई, उनके फैसले की, उनके हुक्म की, तो फिर सबसे ज्यादा खतरनाक आर्टिकल 6 उसको लागू किया जा सकता है। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरह हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नज़ीर लगारी साहब, सोचा तो ये था कि बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आएगा, जो बड़ा इबहाम इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्रिएट हो चुका है वो क्लियर हो जाएगा, मगर फैसला तो आ गया, चीजें भी तैयार हो रही हैं, शेड्यूल भी जारी हो गया, इबहाम वहीं का वहीं है, इलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में इबहाम बढ़ गया है। पहली दफा एक ऐसा इदारा जिसके बारे में ये नहीं सोचा गया था, उसके गलत फैसले एक दर्जनों हैं, उनका हिसाब बता सकते हैं कि पिछले 70 साल में इतने तबाहकुन फैसले हुए हैं, वो हमने सब देखे। लेकिन ये नहीं देखा था कि पूरे का पूरा बीच बिखर कर रह जाएगा, यानी पूरे का पूरा जो इदारा है, इदारा बिखर कर रह जाएगा। इदारे को जो है उसकी ये सूरत हाल हमने कभी जहन में भी नहीं सोची थी कि इस तरह से हो जाएगा कि एक कुछ लोगों की वजह से, कुछ अफराद की वजह से जो है वो इदारे भीड़ चढ़ा दिए जाएंगे। ये हमने नहीं सोचा था। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि बाज अफराद या अशखास की वजह से इदारों को भीड़ चढ़ाया जाएगा। गोया ये हमारी आंखों से हम
हम वो लोग बदनसीब हैं जो ये सब कुछ देख रहे हैं कि इदारे को, इतने बड़े इदारे को महज एक लाडले की खातिर जो है वो भेंट कराया जा रहा है। कहाँ ये सब कुछ था? यानी वो क्या हुआ, मसला किसका था? एक CCPO का जो मेरे ख्याल में एडिशनल DIG होता है, उसके मामले को लेकर फिर मामला चला गया आगे, फिर उस पर सो मोटो, फिर और चीजें होती गई। मेरे ख्याल में इस तरह से हमने नहीं सोचा था कि अदालतों में इस तरह के काम होंगे। अब हो गया है तो फिर अब नतायज भी सारे के सारे मिलकर इस मुल्क के लोग भी और इस मुल्क के इदारे भी भुगतेंगे। मेरे ख्याल में हमारा ख्याल ऐसा नहीं था कि ऐसे हो सकेगा। ठीक है, लेकिन नज़ीर लगाई साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ रुजू तो फिर सियासी जमातों की तरफ से खुद किया गया था, खान साहब की तरफ से खुद किया गया था। आज खुद नोटिस जो लिया गया था वो इस बहरान को निपटाने के लिए लिया गया था। अब जब फैसला आ गया तो फिर इख्तलाफ किस बात का है? नहीं, फैसला नहीं आया ना। फैसला जो है वो इस तरह से है, इख्तलाफ दर इख्तलाफ दर इख्तलाफ दर इख्तलाफ आया फैसला। और ये हुआ कि जो इस फैसले का इख्तलाफ करता गया उसको अलहदा किया जाता रहा आखिर तक। वो जज साहबान आकर बचे जो फैसला देना चाहते थे, वो उससे पहले क्या वो कोर्ट के इंतहाई काबिल एहतराम जज साहब नहीं है, या आफरीदी साहब नहीं है, हजरत जनाब जस्टिस मंदोखेल नहीं है, और जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं है। मतलब ये कि ये सारा कुछ अफसोसनाक तरीके से हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक से। ये बाकायदा तासुर देते हुए किया गया है कि नहीं, हम इनकी बात को खातर में नहीं लाते। ये क्या हुआ? यानी भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, इतना बड़ा पाकिस्तान का इतना बड़ा फोरम है और पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा है, एक बाकायदा एक पिलर है रियासत का। रियासत के पिलर पर आप लोगों पर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अपने रुफका ब्रदर जजेस पर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे और उनको साथ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जब कह रहे हैं सब लोग कि फुल कोड बना दें तो फुल कोड बना देना, इसमें कौन सा मसला है? अगर आपने टारगेट नहीं तय किया हुआ है कि ये टारगेट हमने अचीव करना है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। पूरा फुल पेज बैठ जाए। सही है, लेकिन नज़ीर लगाई साहब, फुल कोर्ट की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें बहुत कम चिदा ऐसी मिसालें मिलती हैं कि फुल कोर्ट की तरफ मामला गया हो, इसी तरह से निपटा दिया गया। और जहां तक मामला इस चीज़ का है कि 3 जजेस ने अपना फैसला दिया है, तो कुछ आईनी माहिरीन ये अपनी राय देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब बेंच से जजेस अलग होते गए, जब 3 जजेस के ऊपर बात आकर रुक गई, उसकी समाअत शुरू हुई, तो वो फिर एक वही बेंच था, उसमें जो पहले से जज मौजूद थे या निकल गए थे या इख्तलाफी नोट दिया था, वो लोग तो इसमें शामिल हो ही नहीं सकते। ये 3 जजेस का फैसला है, इसमें अकलियती का कोई तस्वुर नहीं है। ये उन 3 जजेस का फैसला जो अक्सरियत से आया है। मानूंगा ना, अब तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, कोई भी शख्स नहीं मानेगा। जब जज अतर मिनल्ला ने साफ कह दिया है कि ना मैंने अलहदगी इख्तियार की था, ना मुझे अलहदा करने को कहा गया, ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप कोई और तरीका इख्तियार करें। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है, उन्होंने साफ लिखा है कि जी मैं अलग नहीं हुआ था। जब अलग नहीं हुआ था तो आपने उनको अलग कैसे किया? उन्होंने अपनी जजमेंट में लिख दिया है। मैं कहता हूँ चीजें इस तरह से वाजे नहीं है जो हमें सामने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई जा रही हैं। चीजों में बहुत सी चीजें ग्रे हैं, बहुत सी चीजें और ज्यादा ऐसी हैं जो बहुत पेचीदा हैं, बहुत गुंजलक हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा बावकार इदारा है, इसके वकार को पहले ही हम क्या कम मजरू कर चुके हैं। अभी आपने एक हवाला दिया है कि बड़े बड़े केसेस में हुआ। ये ऐसा हुआ कि मनपसंद फैसला लेना था जो गुलाम मोहम्मद ने और अयूब खान ने मिलकर, उस फैसले के लिए इन्होंने क्या किया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। उसका नाम था जस्टिस मुनीर। फिर मर्जी का फैसला ले लिया, क्योंकि सिंध का जो कोर्ट था, सिंध का चीफ कोर्ट, उसने फैसला दे दिया था कि गुलाम मोहम्मद का इक़दाम जो है वो गैर आईनी है, गलत है और वो नहीं कर सकता, असम्बली नहीं तोड़ सकता। लेकिन जिन लोगों ने तोड़ना था उन्होंने तो जो है वो इनको आगे कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट से लाया। और चीफ जस्टिस जिसने कायदे आज़म से हाल्फ लिया था, आप उनको प्रोलान कर लेते, कहते जी ठीक है ये आगे चलें, जब तक फैसला होता है तो आप रिटायरमेंट कर लें। वो रिटायर हो गए, उनकी जगह पर जो बाकी 3 जज साहिबान थे उनको नहीं लिया गया, किसी को भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम लाएंगे ऊपर, उनको लाया गया और लाकर उसके जरिए फैसला कराया गया। तो ये तो हमारी कोर्ट की तारीख है। और एक क्या दूसरा फैसला क्या है, 7 जज थे, 9 जज थे, 2 जज जो हैं एक रिटायर हो गए, जस्टिस कैसर खान,
और जस्टिस वहीदुद्दीन बीमार हो गए, इन्होंने प्रोसीडिंग जारी रखी और 4-3 के फैसले से भुट्टो को सजाए मौत दे दी। अगर वो 2 जज होते और वो साथ में चल रहे होते तो हो ही नहीं सकती थी सजाए मौत। वो दोनों के दोनों अधिकार जगह ने हमने अपना फैसला करना था। जो उस फैसले को रोकने के लिए उन्होंने जो है, अब ये जरूरी है कि ये अभी भी तीनों जज साहिबान जो है लाहौर हाई कोर्ट से और बाकी 3 अलग जज उससे बेंच से थे। अब भी यही हुआ है कि जो है बाकी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान जब बाकी लोग शिकायत करते हैं कि लाहौर के लिए अलग फैसला होता है, लाड़काना के लिए अलग होता है, लाहौर के लिए अलग होता है, कोयटा के लिए अलग होता है, लाहौर के लिए अलग होता है, पिशावर के लिए अलग होता है, तो फिर ये लोग सही कहते हैं ना। मुझे अलग किया भी नहीं था और बेंच अलाउंस कर दी कि नहीं अब 3 लोगों की बेंच होगी। तो इस तरह नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि वकार होता है इदारों का, उसको रखना पड़ता है। आप अपना प्रोग्राम कहते हैं, आपका एक डिग्निटी है, आपका एक वकार है, आप उससे बिल्कुल नीचे नहीं आना होगा आपको। आप उसी वकार से अपने प्रोग्राम करेंगे। ये क्या हो गया कि जनाब साफ लग रहा हो, नजर आ रहा हो कि ये फैसला होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो यही होगा ना, फिर लोग तनकीद भी करेंगे, बात भी करेंगे। सही सही, ठीक है। अच्छा नज़ीर लगाई साहब, आपको याद है कि अदालती इस्लाहात का जो बिल है वो सदर मुमलिकत के पास इस वक्त मौजूद है, जिस पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं। वो दस्तखत करते हैं या नहीं करते, वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और नज़रसानी का राइट मिल जाएगा मौजूदा गवर्नमेंट को इस फैसले के खिलाफ। 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के इसके अंदर शामिल होंगे चीफ जस्टिस के साथ, जिनमें एक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है। मेरा सवाल ये है कि अगर काजी फायज ईसा साहब लार्जर बेंच की तरफ चलते हैं या फुल कोर्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको फिर सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आती है? नहीं, लार्जर बेंच क्या, अब तो मामला चला गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मोस्ट सीनियर हैं वही बैठेंगे। जो चीफ जस्टिस के साथ हैं वो काजी फायज ईसा साहब हैं और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक और चीफ जस्टिस होंगे जो इनमें सीनियर तरीन होंगे। जब वो जाकर बनेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी, फिर उसने जाकर फैसला करना होगा। और वो फैसला, अब वो एक दरखास्त गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ और चीफ जस्टिस के उन्होंने बाकायदा डिटेल दी है कि ये बात इस वजह से अब जा रहे हैं। तो अगर वो सामने आएंगे तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला जो भी होगा फिर वो मानना पड़ेगा दरखास्त गुजार को भी और इनको भी। तो मेरा ख्याल ये है कि चीजों को बहुत गलत जगहों पर ले जाया गया है और सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि मुल्क में जो ये चाहेंगे लाडला साहब वैसे ही होता जाएगा। तो इस तरह से तो आप पूरे मुल्क को तो नहीं राजी कर सकते हैं। एक लाडले को राजी करने के लिए आप वो जो खेलन को मांगे चांद, तो वो तो आपने फिर उसको चांद झोली में डालना है या फिर उसको वो करना है। हर बात उनकी मानी। यानी कौन सी तकलीफ हो रही थी कि आपने 133 सीटों से रिजाइन कर दिया। एक कौमी असम्बली में आपकी बावकार नशस्त थी, आप इज्जत से आते, वकार से बैठते और लीडर अपोजिशन बनकर बैठकर और सारी सुल्तान का मुकाबला करते, इनको टफ टाइम देते। और 2 हुकूमतें आपके पास थी, पंजाब और सरहद के। आपको और क्या चाहिए था? 2 हुकूमतें आपके पास थी, उन हुकूमतों को अपने पास रखते तोड़ दिया। ऐसे जैसे खिलौना है, खिलौना नहीं था भाई, हुकूमतें थी। ये ऐसी कांच की गुड़िया नहीं थी जिसको तोड़ देना था, तोड़ दिया इसने और कहा कि जी लो अब मेरे फ्रेश इलेक्शन करवाओ मेरे लिए, मैं शहजादा हूँ, शहजादा आलम के लिए मेरे लिए नए बंदोबस्त किए जाए। तो नया बंदोबस्त हो गया, अब देखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन नज़ीर लगाई साहब, आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, इमरान खान साहब सड़कों पर आ गए थे, तो इमरान खान साहब को मौजूदा गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जी अगर आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो जिन 2 सूबों के अंदर आपकी अपनी अक्सरियत है वहां पे असम्बली तहलील करें, हम आम इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने तो उनकी कई भी बात पूरी कर दी है, तो अब किस बात के ऊपर लड़ाई है? इलेक्शन हो जाने चाहिए? आपको लगता कि अब आम इंतखाब की तरफ बढ़ जाना चाहिए? ये बनाया जा रहा है बयान यहाँ कि उन्होंने कहा था, वो पागल हो गए थे, बनाया था, उनकी अपनी हुकूमत आ गई थी। और ये तो जनाब नया आइन लिखा गया शहजादे की बातें पूरी करने के लिए। कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ है कि आप 20 अरकान जो डिफेक्ट करके उनका वोट भी खत्म कर रहे हो और उनकी निशस्त भी खत्म कर रहे। कमाल हो गया ये तो ऐसा अनोखा कमाल हुआ है कि आज तक किसी दुनिया में नहीं हुआ होगा कि उनकी मेंबरशिप भी खत्म, उनकी सीटें भी खत्म और लाडले को लाडला ही रखना है। ये हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये किसी ने नहीं कहा था, ये बाद में बातें होती रही। लेकिन आइन भी तो नज़ीर लगाई साहब 90 रोज का कहता है ना, 90 रोज में इंतखाब होना चाहिए। आइन तो 90 रोज का कहता है। आपका जब आइन ये नहीं कहता है कि जब आपका मूड खराब हो जाए तो आप असम्बलियां तोड़ने लगते हैं, आइन ये नहीं कहता है। आइन आपका ग्राउंड मांगता है। नहीं कोई एक लाइन का है कि जी मैं चौधरी परवेज इलाही आपको मशवरा दे रहा हूँ कि असम्बलियां तोड़ दें। भाई आपको ग्राउंड तो है, तो बताएं आपको क्या तकलीफ है, आपको हुकूमत में होने से क्या तकलीफ है? क्योंकि शहजादे का हुक्म है, वो खुद भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। या आप तो सुन लिया था ना आपने कि वो रिकॉर्ड पर चौधरी परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे,
और उनका कहना यह था कि 99% अरकान असम्बली नहीं तोड़ना चाहते हैं। शहजादे का आर्डर था, शहजादे के आर्डर पर असम्बली तोड़ दी गई। एक शहजादे का यरगमाल बना कर रखा गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, असम्बलियों को, अदालतों को, हर चीज को एक लाडले के लिए यरगमाल बनाया गया। ये तो नहीं चलेगा ना। सही, ठीक है। एक आखिरी सवाल, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना होगा। नज़ीर लगारी साहब, जो मौजूदा गवर्नमेंट के लोग हैं, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये मानना है कि जो आईनी बहरान इस वक्त पैदा हुआ है, कि सरासर इस अज खुद नोटिस की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने डिमांड किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे से रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट के बाद ये काफी ज्यादा जोर पकड़ गई है बात। आप क्या समझते हैं, क्या ये डिमांड उनकी जायज है या फिर नाजायज है? मैं समझता हूं कि एक बावकार तरीका उनके पास यही रह गया है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से वो निकाले जाते हैं तो तकलीफ दे बात होगी। उससे बेहतर यह है कि ये खुद रिजाइन कर दें, अलग हो जाएं और स्टेप डाउन कर दें। और चूंकि उनकी पार्शलिटी, एक बात यह है ना कि किसी की आप कहें कि जानिबदारी साबित होना, जब जानिबदारी साबित हो जाए तो फिर तो आप इदारे में इस तरह नहीं हो सकता है ना कि आप हम बैठे रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीनियर नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ भी हो, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दोनों तरह से हमें इब्हाम और अंधेरा नज़र आता है। सियासी तौर पर फैसलों में इब्हाम नज़र आता है, मुआशी तौर पर सरासर अंधेरा नज़र आता है। जब तक हमारी सियासत के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हम कतई तौर पे ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। आने वाला कल कुछ भी लेकर आए, मगर वो फैसला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए मजबूत होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।